नमस्कार, आप देख रहे हैं हलचल न्यूज 24। चर्चा करते हैं जातिगत जनगणना पे। ये अंग्रेजों के समय में जातिगत जनगणना हुआ करता था, लेकिन इसलिए बंद कर दिया गया ताकि सामाजिक सौहार्द नहीं बिगड़े। बीते वर्ष 2023 में नीतीश सरकार ने भी जातिगत जनगणना करवाया बिहार में, और उसकी देखें तो चारों तरफ काफ़ी छीछा लेदर हुई थी, अच्छा मैसेज नहीं गया था। और इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जातिगत जनगणना फिर करवा रहे हैं, अप्रूवल भी मिल गया है। तो जातिगत जनगणना की आवश्यकता क्या पड़ी, क्या इम्पैक्ट हो सकता है और इसका समाज पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, जातिगत जनगणना अंग्रेज कराते थे, ऐसा नहीं है, कराए थे जी। 1931 में कालेलकर समिति जी बिल्कुल, 1931 में उन्होंने कराया था। उसका भी सीमित माध्यम बना। दिक्कत क्या हुआ कि जातिगत जनगणना की बात जब होती है, अब देखिए मंडल कमीशन की रिपोर्ट बनी 1978 में। मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट बनी वो उसी 1931 का जनगणना के आधार पर कि पिछड़ी जातियों का संख्या क्या है, उसी आधार पर वो रिपोर्ट बनी। कांग्रेस अभी हाल में लगातार जातिगत जनगणना की मांग राहुल गांधी कर रहे थे। 2011 में कांग्रेस के समय में जातिगत जनगणना हुई थी। जो जनगणना हुई 2011 में, चूंकि 21 में कोरोना के कारण नहीं हो पाई, 11 में जो कांग्रेस के समय हुई थी उसमें जातिगत सवाल भी पूछे गए थे, लेकिन कांग्रेस ने क्यों नहीं उस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया, उसको दबा दिया। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने भी जातिगत जनगणना कराई थी, उसको क्यों नहीं सार्वजनिक किया? खुद वो करते नहीं है। दूसरा क्या है, देखिए कांग्रेस का मूल चरित्र जो है वो आपको मंडल कमीशन के समय में राहुल गांधी जी का पिताजी का भाषण सुनेंगे तो पता चल जाएगा। तो जातिगत जनगणना अभी पिछली समय में जब हुआ, नीतीश कुमार करा रहे थे जी। उस समय राजद के साथ उनकी सरकार चल रही थी। तो इस सर्वेक्षण या जनगणना जो कराया जा रहा था, मैं कहता हूँ जातिगत सर्वेक्षण चल रहा था जी। उस सर्वेक्षण में भाजपा ने कभी विरोध किया क्या? भाजपा ने कभी विरोध नहीं किया। और मोदी सरकार ने अगर ये फैसला लिया है तो इसमें समाज बांटने वाली कहाँ से बात आ गई? जातिगत जनगणना से समाज बढ़ता है क्या? कौन किस जाति का है विषय हमारे समाज में बात होती है? होती नहीं है क्या? होती है ना? हाँ। होती है। तो फिर आजकल की राजनीति में तो जातिगत हो गई है। कागज पर अगर ये विषय, मान लीजिए समाज में बात हो रहा है फलना फलना जाति का है, फलना फलना जाति का है, और कागज पर अगर एक रिपोर्ट बनता है कि कौन जाति इस देश में कितने संख्या में है, तो उसमें क्या बुराई है? और अगर संख्या में कौन सी जाति कितनी है, उस आधार पर ये भी तो देखा जाएगा कि उस जाति की शैक्षणिक आर्थिक स्थिति क्या है, इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। मोदी सरकार ने इसी सब को देखते हुए तो ये फैसला लिया होगा। और क्या मोदी सरकार ये फैसला लेगी कि जातिगत बांट दिया जाए पूरा देश को? ऐसा तो नहीं फैसला ले सकती। या कांग्रेस भी अगर 2011 में नहीं घोषणा की होगी, मैं उसको मतलब खिल्ली नहीं उड़ा रहा हूँ कि उसने क्यों, हो सकता है उनके दिमाग में रहा होगा कि भाई इससे थोड़ा वैमनस्य बढ़ेगा, वैमनस्यता बढ़ेगा ही। लेकिन बात है कि अब हर कोई मांग कर रहा है, और कोई भी देख रहा हूं कि कोई कुछ जातियां विरोध भी कर रही है। तो विरोध कर रही है तो मान लीजिए इसी देश ने 90 में मंडल कमीशन भी पारित कराया ना जी। तो कॉलेज में पहले हम लोग पढ़ते थे, 90 के पहले एडमिशन लिए जब इंटरमीडिएट में, उस समय आरक्षण नहीं था। 92 के बाद 93 के बाद अर्जुन सिंह ने कॉलेज में भी मंडल कमीशन जैसा आरक्षण कर दिया। तो उससे क्या हो गया? मतलब आरक्षण अगर सरकारी नौकरी में 5-10% बढ़ जाता है किसी का, तो उस किसी जाति का पूरा वजूद खत्म हो जाता है या किसी का बहुत लिफ्ट हो जाता है? ऐसा नहीं होता है। इसलिए बहुत सारे जातिगत समीकरण, कुछ चीज़ें तो ऐसे है, अभी चीज़ों को जब देखा जाएगा, इस देश में आरक्षण का लाभ किसको मिला है, हो सकता है उस सबसे नीचे तबके का उसके वो आएगा तो ये सवाल भी तो उठेगा कि कौन कौन सा जाति मलाई खा रही है, कौन कौन सी जातियों को लाभ ही नहीं मिल रहा है। तो इस पर जब बात होगी तब पता चलेगा ना।
तो इसलिए कोई भी चीज़ को बहुत दबा के संकुचित भाव से कि इससे ये हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, इसको नहीं देख के हमको समग्र दृष्टि से किसी भी चीज़ों को देखना चाहिए। और जातिगत जनगणना होने से हो सकता है कि कुछ पॉजिटिव निकले, उससे ज़रूर पॉजिटिव निकले। हो सकता है बिहार में जो जातिगत जनगणना हुई उसका कुछ कमियां निकले, उसका डाटा ही मान लीजिए गड़बड़ निकल जाए और सही डाटा अब जाके आए कि कौन सी जातियां, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो बड़े मज़ेदार है कि जो जाति का अपना बड़ा कोई गांव नहीं होता है, एक गांव में 2-4 घर होता है, उसकी संख्या भी किसी बड़े संख्या वाला जाति के बराबर हो गई है। तो ये सब चीज़ें भी देखना पड़ेगा ना। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे कि बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, हमने डिसाइड किया है कि ये गरीब है, निसंकोच उसमें कुछ उच्च वर्ग के लोग भी उसका लाभ उठा रहे बीपीएल का, लेकिन आरक्षण देने और सुविधा देने की बात हो तो ऑलरेडी हमारे पास बीपीएल है जो कि गरीब है, बैसाखी की जरूरत उनको है। नहीं, देखिए थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। जाति इस देश की एक सच्चाई है और जातिगत भेदभाव आप सोचते हैं कि समाज में नहीं होता है तो आप उसको छुपा रहे हैं। जातिगत भेदभाव होता है, ऊंच नीच का सोच अभी भी समाज में जिंदा है, वो तो जिंदा है। और जो लोग नीचे हैं, पिछड़ी किसी को क्यों कहा जाता है? पिछड़ी जातियाँ, उच्च जातियाँ इसलिए भी तो कहा जाता होगा कि उनकी स्थिति पिछड़ी जातियों समाज में अच्छी है, आर्थिक अच्छी, एक शैक्षणिक परिदृश्य, तीनों परिदृश्य में वो उच्च गए। तो जो पिछड़ी जातियां हैं उनको आगे लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? तो बिल्कुल लाना चाहिए। तो कैसे लाया जाएगा? उनको आप विशेष सुविधा देंगे, उसी को तो आरक्षण बोला जाता है। आप चावल और गेहूं देने को बीपीएल ओपीएल बनता है, नौकरी देने के लिए तो बीपीएल नहीं बनता ना जी, नहीं बनता। तो आरक्षण का जो चीजें हैं वो आप आरक्षण किसी को क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं कि वो समाज में नीचे है, उसको हम लोगों को ऊपर लाना चाहिए। तो आरक्षण देने के लिए एक समग्र आपको रिपोर्ट भी तो आपके पास होना चाहिए कि कौन सा जाति को क्या लाभ मिल रहा है, कौन सा जाति की स्थिति क्या है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको एक जातिगत जनगणना करानी पड़ेगी ना। तो सरकार का ये कोई गलत थोड़े ना है, मैं तो इसको स्वागत योग्य मानता हूँ। पता चलना चाहिए कौन सी जाति कौन स्थिति में है। कई जातियाँ जो उच्च जातियों में है वो बोलती है कि हम लोग सबसे गरीब हैं, तो हम लोग गरीब हैं तो उससे भी तो पता चलेगा कि इनकी स्थिति क्या है। गरीब है तो भाई इसको कुछ लाभ दो, है कि नहीं? लेकिन बिहार में जो जातिगत जनगणना हुई उसमें काफ़ी मैनिपुलेशन था, तो इस मैनिपुलेशन इससे पता चल जाएगा ना। अभी जब जातिगत जनगणना होगा इसमें तो बड़ा संसाधन लगने वाला है। वो पिछले जो मास्टर लोग घूम के कर दिए, हो सकता है मैनिपुलेट कर दिए हों, तो इसमें तो सही आ जाएगा ना मामला। उसमें राजद का सरकार था भाजपा के साथ, तो हो सकता है मैनिपुलेट हो गया हो, तो इसमें तो अब सही हो जाएगा मामला। तो यानी कि इसका लाभ कहीं ना कहीं देश की जनता को मिलेगा भविष्य में। आप बात को समझिए, जाति है ना, जाति है तो गणना करने में क्या दिक्कत है? जब जाति है जाति अब आप गुप्ता जी हैं, हम सिंह जी हैं, है ना? है तो गुप्ता जी लोग कितना है, सिंह जी लोग कितना है, ये होना चाहिए। ये होगा जब जातिगत गणना हो जाएगा तो आपकी क्या स्थिति है, मेरी क्या स्थिति है, उस रिपोर्ट में आ जाएगा ना। हाँ, वो तो आ जाएगा। हाँ, तो आप बार बार आप अपने आप को बैकवर्ड बोलेंगे तो हम बोलेंगे ना, बैकवर्ड तो हम हैं, आप कैसे बैकवर्ड हैं? आपसी स्थिति तो मेरी खराब है। यानी कि घूम फिर कर फिर बैकवर्ड फॉरवर्ड वाली रणनीति ये राजनीति में गरमाए रहेगा। बैकवर्ड फॉरवर्ड कुछ नहीं होता है। हाँ। आज के राजनीति में गरमाएगा, आप बोल रहे हैं ना। हाँ। बैकवर्ड फॉरवर्ड कुछ नहीं होता है। आप एक बात समझिए, वैश्य समाज में कितना जाति है? 58 जाति है, 58 जाति है। उसमें तुरहा है, बढ़ी है, लोहार है। आप इसको राजनीतिक रूप से सशक्त करेंगे? मैं पूछना चाह रहा हूँ, आप करेंगे? आप करेंगे? अगर सशक्त करेंगे बढ़ी को तो यहाँ से बढ़ी को टिकट देंगे, यहाँ से लोहार को देंगे, यहाँ से तुरहा को देंगे, यहाँ से ततवा को देंगे। अगर देंगे, जो नीचे तबके में सबको लाभ तो मिलना चाहिए। तो मान लीजिए चारे जाति को क्यों लाभ मिलेगा? मेरा बात को समझिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा इसको समग्र रूप से समझिए कि आपके 58 जातियों का एक अपने समूह बनाया है वैश्य समाज। वैश्य समाज में
तेली, कानू, रोनियार, सोनार, जायसवाल, ये 5 ही 6 जातियों को क्यों मिलना चाहिए? उसमें अगर आपने उसमें जोड़ दिया है तुरहा को, तो तुरहा को क्यों नहीं मिलना चाहिए पॉलिटिकल एम्पावरमेंट? उसमें तत्वा को क्यों नहीं मिलना चाहिए पॉलिटिकल एम्पावरमेंट? तो विधायक बनेंगे यही 4-5-6 लोग, और बाकी जाति सब 54 को झाल बजाने के लिए है। तो अभी तक तो वही होते रहा है। हाँ, तो उसको जो ऊपर बैठा है वही अपनी, तो उसको ठीक कीजिए ना भाई, उसको सीख कीजिए। फॉरवर्ड का बात हुआ। फॉरवर्ड क्या हो, कौन है फॉरवर्ड? देखिए जो आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक तीनों रूप से जो सक्षम है वो फॉरवर्ड हो गया। हाँ, तो तीनों ये तीनों रूप में जो पिछड़ गया वो बैकवर्ड। हाँ, तो बैकवर्ड चाहे वो किसी जात से तो हो। वैश्य समाज से ज्यादा फॉरवर्ड कोई समाज नहीं है आज यहाँ। अरे बिहार छोड़ दे तो यूपी में तो फॉरवर्ड में ही है, पंजाब में तो फॉरवर्ड में ही है। हाँ, तो यहाँ भी देखिए सारे संसाधन पर वैश्य समाज का सारा दुकान उन्हीं का है, सारा व्यापार उन्हीं का है, सारा सब चीज तो भाई शहर में उन्हीं का है। हमारे जाति का लोग को बोलता था कि ये लोग पहले हमने के पलदारी करत रहे, तो पलदार फॉरवर्ड है और दुकानदार बैकवर्ड है, ये कैसे चलेगा? सर ये तो एक होते रहे कि देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने में व्यवसायियों का है, व्यवसायियों का है, तो योगदान है। व्यवसायी बैकवर्ड हो गया और उसके यहाँ पलदारी करने वाला फॉरवर्ड हो गया। ये जीवित उसके यहाँ पानी पिला रहा है। अब जाइए तो पूरा सोनारपट्टी में है, बड़ा बड़ा सोना का दुकान में बाबू साहब लोग पानी पिला रहे हैं, तो फॉरवर्ड है। अच्छी सोना दूध चांदी का दुकान का मालिक बैकवर्ड है। तो ये सब चीज भी तो आएगा ना रिपोर्ट में जी। ये सब चीज आएगा, फिर आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। आप 58 जाति का लिस्ट बना के घूमते हैं कि ये वैश्य समाज है, तो बाकी 52 जाति पूछेगा ना कि हम लोग कब विधायक बनेंगे, हैं? हम लोग मेयर कब बनेंगे? ये 6 गो बनत रही लोग। क्या? चलिए, तो अच्छी बात है कि जातिगत जनगणना कहीं न कहीं गरीब, दबे कुचलों सभी के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्तर को ऊंचा करने में निश्चित तौर पर बेहतर कार्य करेगा और साबित होगा अच्छा। तो आइए विराम देते हैं, फिर इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। धन्यवाद। चलिए, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद।